हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को एंड इस टॉपिक के बारे में और फर्दर बात करते हैं हम साइंटिफिक टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन आर्कियोलॉजी। हम इसके बारे में इस टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे और आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे फॉनल एनालिसिस के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पेलियोपैथोलॉजी जो टर्म थी इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस कॉन्सेप्ट को डीकोड कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करेंगे फॉनल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दो वर्ड होते हैं दोस्तों जो हम एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, एक होता है फ्लोरा और दूसरा वर्ड होता है फौना। बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होता है? फ्लोरा इज अबाउट स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, जबकि जो फौना होता है इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ या फील्ड ऑफ एनिमल्स। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर के अंदर वो फॉनल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेसेस एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स और उनके जो रिमेन्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं। प्रीवियस पैराग्राफ के अंदर जब हम पेलियोपैथोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे उसके अंदर हमने ज़्यादातर फोकस जो अपना रखा था वो ह्यूमन बोन्स के ऊपर रखा था, ह्यूमन टीथ के ऊपर रखा था। और इस पैराग्राफ में राइटर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनिमल बोन्स हैं, जो एनिमल टीथ हैं, वो हमें क्या क्या राज खोल कर देते हैं, पूरा का पूरा राज का पिटारा हमारे सामने रखते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करते हुए नंबर ऑफ एनिमल्स की बोन्स, उनके स्केलेटन, उनकी हड्डियां प्राप्त होती हैं और साइंटिस्ट उसको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करते हुए डिकोड करते हैं, तो क्या जिस तरीके से इंसान की हड्डियों से हमने बड़ी सारी चीज़ें जानी थी कि उनको बड़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, वो कितने साल ज़िंदा रहते होंगे, क्या क्या वो खाते होंगे, क्या क्या उनका न्यूट्रिशन स्टेटस होता होगा, क्या ऐसी बातें हमें क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता लग सकती हैं क्या अगर हम एनिमल बोन्स को स्टडी करें इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स? तो इस चीज़ को हम डिकोड करेंगे इस पैराग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले राइटर आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉनल रिमेन्स का, यानी कि एनिमल्स की बोन्स का, किसी भी साइट पर वो हमें मिले, साइट कोई भी हो सकती है और साइट एक कंट्री के बाहर भी हो सकती है, चाहे वो हमारी कंट्री हो या फिर एक कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड भी हो सकती है। वो साइट हमें ये इंडिकेट करती है जब हम एनिमल बोन्स को स्टडी करते हैं कि इंसान ने जब इंसानी सभ्यता अपनी स्टार्ट करी थी और जब जानवरों का पशुपालन वो करते थे या फिर नहीं भी करते थे, जब जानवरों से वो फेमिलियर थे, तो जानवरों को किस अलग अलग पर्पज़ से इंसानों ने यूटिलाइज या फिर मिस यूटिलाइज कर रखा है पास्ट में, इसके राज के पिटारे हमारे सामने खुलते हैं। बहुत सारी साइट्स हमें ये बताती हैं जब हम फॉनल एनालिसिस वहाँ पर करते हैं कि ह्यूमंस यूज्ड एनिमल्स फॉर बचरिंग। बचरिंग का मतलब क्या होता है? उनको काटना। किस पर्पज़ से हम एनिमल्स को काटते हैं? उनको खाने के पर्पज़ से, तो उसको हम बोलते हैं बचरिंग। या फिर जब इंसान ने फायर इन्वेंट कर ली थी तो उसके संदर्भ में हम ये बोल सकते हैं कि इंसान जो है वो जानवरों का जो मांस है उसको पकाकर खाते भी थे। ठीक है, कुकिंग एंड ईटिंग। उसके बाद इंसान जानवरों की हड्डियों से बड़े सारे बोन टूल्स भी बनाते थे। ठीक है, और बहुत सारी जगहों से हमें ये भी पता लगता है कि जब जैसे मान लो कि वो फ्लैश खा रहे हैं, एनिमल्स का स्किन को कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद उनकी हड्डियों को वो एक जगह पर डंप कर देते थे। अभी जो डंपिंग साइट्स है ना, ये एक प्रकार से ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार आपको जैसे एनसीईआरटी में पढ़ने को, पूनम दलाल दहिया की बुक तमिलनाडु की एनसीईआरटीज़, उसके अंदर पढ़ने को मिलता है कि बड़े सारे जो इंसानी ग्रेवयार्ड्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी हमें जैसे ह्यूमंस अगर गड़े हुए मिल रखे हैं उसके साथ उनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे उनके साथ वो भी गड़े होते थे। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी हमें बहुत सारी साइट्स पर मिले हैं इंसानों के साथ गड़े हुए, और वो ये शो करते हैं, हिस्टोरियंस इसकी ये एनालिसिस देते हैं कि ह्यूमंस ऑफ द पास्ट बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी एक जीवन है
या फिर अगली ज़िंदगी होती है, जब इंसान जन्मेगा तो ये सब चीज़ें उसको मिलेंगी, इस चीज़ में लोगों का विश्वास था। और ये हमें इंसानी ग्रेवयार्ड से, जहाँ पर उनके साथ एनिमल्स गड़े हुए होते हैं, उससे ये वाली एनालिसिस हमें पता लगती है। इसके अलावा अगर हम और इन डेप्थ तरीके से डिकोड करें तो हमें क्या पता लगता है? फॉनल एनालिसिस से हमें इंफॉर्मेशन पता लगती है अबाउट दोज एनिमल्स विच पीपल हंटेड या फिर डोमेस्टिकेटेड। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं आपके सामने, एक है एनिमल्स को मारा जा रहा है, उनका शिकार करा जा रहा है, और एक है उनका पशुपालन करा जा रहा है। अब जो एनिमल्स हैं जिनको हंट करा जा रहा है वो वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं, और वो वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफ्रेंडली नेचर के हुआ करते होंगे, जो आज भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लायंस को वो मारा करते होंगे, ठीक है, या फिर लेपर्ड्स जो हैं वो उनको मारा करते होंगे। समुद्र के आसपास, रिवर्स के आसपास पाए जाने वाले जो स्पीशीज़ हैं लाइक क्रोकोडाइल्स, वो उनको हंट करा करते होंगे। जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं, हमने 12th क्लास की NCERT के अंदर जब हमने हड़प्पा का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमें ये समझाया गया था कि हड़प्पन साइट्स पर हमें घड़ियाल्स के एविडेंसेस जो हैं वो देखने को मिले, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रोकोडाइल ओनली। दूसरे तौर पर जो एनिमल्स हैं वो जो उनकी कैटेगरी है, दीज आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब कोई भी जो एनिमल जिसका हमें पशुपालन करना है तो वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ज़मीन से खोद कर आपके घर में पैदा हो गया होगा। शुरू में वो भी एनिमल वाइल्ड ही होते हैं जिनको हमें आगे चलकर डोमेस्टिकेट करना होता है, उनको पालतू बनाना होता है, उनका पशुपालन करना होता है। लेकिन यहाँ पर इंसान का एक स्वार्थ जुड़ा होता था इनसे। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट जो करा जाता था वो बड़े सारे पर्पज़ से करा जाता था। या तो हमें उनसे कंसिस्टेंट फूड चाहिए। अब यहाँ पर कंसिस्टेंट वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उनको एक बार हंट करके अगर फ्लैश या मीट चाहिए होता तो हम उनको हंट ही करते रहते। ह्यूमंस की जो प्रजाति है वो तो फिर एनिमल्स को मारती ही रहती। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है, इंसानों को ये फील होता था कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पर अगर नंबर ऑफ एनिमल्स मिल रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एन नंबर ऑफ एनिमल्स मिल रहे हैं, और अगर इसको उन सारे एनिमल्स को इंसान जो है हंट करते करते अपना हंटिंग रेट को बढ़ाते चले जाएंगे तो इनकी जो संख्या है नंबर ऑफ एनिमल्स की वो कम होती चलेगी। तो फिर उनके पास एक कांस्टेंट जो फूड का जो सप्लाई है वो नहीं रहेगा। और स्पेशली ये वाली चीज़ इंसान समझने लग गए थे ड्यूरिंग प्री एग्रीकल्चर टाइम्स, जब इंसान खेती बाड़ी नहीं करते थे, बिफोर न्यूलिथिक एज। लेकिन जब इंसानों ने खेती बाड़ी को करना शुरू करा, एग्रीकल्चर को, ठीक है, तो उनकी समझ और ज़्यादा बढ़ी कि खेती बाड़ी के साथ साथ खेती बाड़ी में है क्या, यू नीड टाइम। और टाइम जुड़ा होता है आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, डैट इज़ पेशेंस। कि अगर आपने फसल आज बोई है तो फसल बोने से लेकर उसकी कटाई तक, फ्रॉम सोइंग ऑफ सीड टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, टाइम लगता है, समय लगता है। अब उतने टाइम में एक रेगुलर फूड सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब वो फूड सप्लाई अगर हंटिंग के भरोसे अगर डिपेंडेंट रहते अगर इंसान, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हंटिंग रेट अगर बढ़ जाएगा तो ये एनिमल्स के साथ दिक्कत क्या है कि आपस में ब्रीड नहीं कर पाएंगे, या आपस में फिर सेक्स वेक्स करके इनको टाइम नहीं मिलेगा सेक्स वगैरह करने का, तो बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। अब बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे तो एनिमल्स की नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी? अब जब वही नहीं आ पाएगी तो एनिमल्स जो हैं उनकी जो संख्या है वो लुप्त होने लगेगी, क्योंकि आपने उनके बच्चे पैदा होने नहीं दिए, उनको मज़े करने नहीं दिए सेक्स वेक्स के, और उसके बाद फिर क्या आप उनको पहले ही खा गए, तो एक जगह से एनिमल्स जो हैं वो लुप्त हो गए। अब आप खेती बाड़ी अगर कर रहे हो तो आपको उसके लिए टाइम चाहिए। हर एक सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में 3 से 4 महीने का, किसी किसी क्रॉप्स में 5 से 6 महीने का, 8 महीने का भी समय लग जाता है। ऑन एन एवरेज 3 से 4 महीने का समय तो सब में लगता ही है। तो ये जो फूड सप्लाई है, इंसानों को ये भी इंश्योर करना था कि वो जो है कंसिस्टेंट रहे, यानी कि वो रेगुलर रहे। और आप हमेशा जानते हो इंसान एक ऐसी प्रवृत्ति का प्राणी होता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए कुछ भी कर सकता है, कैसे भी वो पलटू बन सकता है।
तो इंसान ने ये सोचा कि यार कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, वो भले ही वाइल्ड हो, लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, फिर इंसानों ने उनकी टेमिंग स्टार्ट करी। ठीक है, टेमिंग क्या होता है? जब कोई वाइल्ड एनिमल घूम रहा होता है तो आप उसे पुचकारते हो। ठीक है, जैसे सड़क का कुत्ता अगर आप पर ना भौंके, अगर आप चाहते हो कि वो ना भौंके या खूंखार है किसी को काट लेता है, तो आपने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा होगा अपने ब्लॉक, अपनी सोसाइटी, अपने एरिया के अंदर कि उन अंकल आंटी या भैया या दीदी को नहीं काटता वो। क्यों नहीं काटता? क्योंकि उन्होंने रेगुलरली उसे टेम कर रखा होता है। रोज़ शाम को वो ऑफिस से आते हैं या फिर सुबह ऑफिस जाने से पहले, अपने काम धंधे पर जाने से पहले, वो उनको दूध जो है वो देते हैं कटोरे के अंदर, उनको उस दूध में मीस कर वो रोटियां खिलाते हैं, उनको बिस्किट डालते हैं। तो वो गली का कुत्ता जो कितना भी खूंखार हो या कैसा भी हो, वो सबको काटता हो, लेकिन उनको नहीं काटेगा, क्योंकि एक तरीके से वो उनके साथ फ्रेंडली बन चुका है, फेमिलियर बन चुका है। तो इंसान जो है कुछ ना कुछ, जैसे कुत्ते को अपना छोटा सा, जैसे कोई वो हंट कर कर लेकर आए एनिमल, तो छोटा सा मांस का टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, और फिर इंसानों को जब ये पता लगा तो इंसान और भी लालची हो गया कि एक कंसिस्टेंट फूड सप्लाई इन एनिमल से हो सकती है और हमें मिल्क इनसे मिल सकता है, जो कि हमारी फूड इनटेक की कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। एक हमें रेगुलर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है इससे मिल जाएगा, हमारा पेट भर रहा है, हमारे अंदर एनर्जी है। ये जो सफ़ेद कलर का लिक्विड इनकी बॉडी से निकल रहा है, तो इंसानों को ये पता लगा कि हाँ यार ये पीने लायक है, जिसको आगे चलकर इंसानों ने नाम दिया कि हाँ यार जानवर कुछ कुछ जो है वो अपने शरीर से दूध जो है उसका उत्पादन करते हैं, जो कि इंसानों की पीने लायक भी है, जानवरों के शरीर से निकला हुआ ये वाइट कलर का लिक्विड जिसको हम दूध बोलते हैं। तो इंसानों को फिर ये लगा यार ये तो बड़े काम की चीज़ है यार। ठीक है, और फिर जब इंसानों को ये लगा कि कुछ एनिमल्स अगर बूढ़े हो गए हैं या फिर उन्होंने फॉर द टाइम बिंग दूध देना बंद कर दिया, और अगर उनको नीड पड़ जाए इमीडिएट फूड सप्लाई की, तो वो उनको घर ही घर के अंदर किल कर कर फिर उनके मांस को खा भी सकते हैं, उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बकरी है, बकरी का बच्चा है, ठीक है, वो बकरी दूध दे रही है और आपको उससे फ़ायदा मिल रहा है, और दूध के जो वेरियस जो फॉर्म्स हैं, आगे चलकर इंसान जो है वो कर्ड वगैरह बनाना भी सीख गए। ठीक है, पनीर वगैरह बनाना सीख गए। जैसे जैसे इंसानी सभ्यता आगे बढ़ती चली गई, उनको नई नई चीज़ें पता लगी, तो उनको पता लग गया कि हमारा स्वार्थ किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो बकरी ने अगर एक मेल बकरे को जन्म दिया है, ठीक है, अब वो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गया है, मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा हो गया है, ठीक है, तो उसको करना क्या है, इनको रोज़ घास फूस वो खुद ही खाएगा। ठीक है, और घास फूस वगैरह खाने के बाद वो हट्टा कट्टा हो जाएगा, उसके अंदर फ्लैश एंड जो स्किन है वो बढ़ जाएगा, और फिर वो एज नियर फ्यूचर में एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है वो आराम से यूटिलाइज करा जा सकता है इंसानों के द्वारा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि वाइल्ड एनिमल्स को टेम करने का पर्पस इंसानों के इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अलावा इंसानों ने कुछ एनिमल्स को इस पर्पस से भी देखा, जब आगे चलकर इंसानी सभ्यता आगे बढ़ी, स्पेशली अगर हम बात करें कि जो इंसान है वो अलग अलग प्रकार से हाउसिंग डेवलपमेंट करने लगे, या फिर सिविलाइजेशन जब आने लगा ड्यूरिंग प्री हरप्पन फेज। ठीक है, तो उस केस में इंसानों ने ये भी देखा कि कुछ कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी कैन यूज़ देम एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन। ठीक है, हम इन एनिमल्स के साथ क्या कर सकते हैं कि मान लो ये एक एनिमल है, ठीक है, ये एक एनिमल है, अब इस एनिमल के ऊपर उनको, ये रह रहे हैं लोग यहाँ पर प्लेस ए पर, अब इनको प्लेस बी पर सामान पहुंचाना है, और बार बार ये आना जाना यहाँ पर चक्कर लगा नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो ये इस एनिमल के ऊपर कुछ सामान को रख सकते हैं, इन एनिमल से वो गधा मजदूरी करवा सकते हैं, और ये जो एनिमल है फिर प्लेस ए से होते हुए प्लेस बी तक जाएगा और इनके सामान को पहुंचा देगा। ऐसे एनिमल्स को दोस्तों हम नाम देते हैं कि दीज एनिमल्स आर यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन, या फिर हम इनके लिए जो दूसरा नाम जो इस्तेमाल करते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज ड्रॉट एनिमल्स।
DRAUGST, ड्रॉट एनिमल्स। यहाँ पर एक वर्ड भी गिवन था, ये रहा, ड्रॉट पर्पस के लिए। इसको आप बीस्ट ऑफ बर्डन भी कह सकते हो कि आपने ऐसे एनिमल्स रखे हुए हैं जिनके ऊपर आप सामान को लाद कर, सामान को ढोकर एक जगह से दूसरी जगह उनके शारीरिक बल का इस्तेमाल करते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो अपने सामान को। तो इंसान को जब ये सब पता लगा, वाओ यार, एनिमल्स को रखने के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो फिर हम इनको मार कर काट कर एक बार क्यों खाएं। और जब ये एनिमल्स ब्रीडिंग कर कर और अपने वंश को पैदा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा जो दूध का जो उत्पादन है, ठीक है, या फिर ये इन एनिमल्स को हम लोग अपने घर पर रख सकते हैं, अपने गलियारे में, अपने वरांडे में, अपने आंगन में, अपने घर के बाहर बांध कर रख सकते हैं। और नंबर ऑफ़ एनिमल्स ऐसे होंगे, जब तक दूध दे रहे हैं ठीक है, सामान को लाद कर ले जा रहे हैं ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनका शरीर बढ़ेगा, इनकी एज बढ़ेगी, ये हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे, तो इमीडिएट अगर हमें खाने की किल्लत होती है, खेती बाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ भी ऐसा किसी एक जगह पर फ्लड आ गया या फिर बिजली गिर गई तो फायर लग गई, वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया, तो इमीडिएटली हम इनको यूज़ कर सकते हैं एज इमीडिएट सोर्स ऑफ फूड। वैसे तो इनका पर्पस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का यही था कि दे शुड सर्व एज कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ फूड, बट इमरजेंसी के टाइम पर वो उनको किल करके इमीडिएट सोर्स ऑफ फूड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉनल स्टडीज़ हमें दोस्तों देखो इतना सारा राज बता देती हैं कि ज़मीन से खुदाई कर कर आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं। लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में अभी इनकी हड्डियों के साथ क्या होता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी मैंने आपको साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि एनिमल्स को किस किस प्रकार की बीमारियां लगती हैं, उनकी हड्डियों के राज से हमें एक्सपेरिमेंट्स करके क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। लेकिन वहीं पर हिस्टोरियंस किस किस प्रकार के डॉट्स टू डॉट्स को कनेक्ट करते हुए एक प्रॉपर एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं कि ऐसा ऐसा इंसान करा करते होंगे पुराने ज़माने के अंदर। पहले मुझे आप ये बताओ, आपको ये वाली एनालिसिस समझ में आई, एनिमल्स का पर्पस और एनिमल्स का यूज़ केस समझ में आया, एंड डिफरेंस क्या था वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बीच में, ये समझ में आया? कोई भी इसमें दिक्कत हो तो पूछ लो। हाँ, ये 6 क्लास मैंने पहले ही बोला था ना कि अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसके लिए 6 क्लास की एनसीईआरटी इन तमिलनाडु काफ़ी काम आएगी। ये सारे टर्म्स जो है ना, ये यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो टर्म्स हैं ये नए हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी और तमिलनाडु की नॉलेज कंठस्थ है तो 1% भी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अपनी एनालिसिस को आगे कंटिन्यू हम करते हैं। अब हमें ये जानना है कि यार देखो, ये एनिमल जो है इसकी हड्डियाँ हमें कहीं पर गड़ी हुई मिली, आर्कियोलॉजिस्ट को गड़ी हुई मिली। अब मान लो कि ये इनकी लेग की बोन है एक, ठीक है, किसी एक एनिमल की ये लेग्स की बोन है, और वहीं पर एक ये है। मुझे पेयर में एक एनिमल्स की बोन्स मिली, ए पेयर, बी पेयर। अब मुझे पता करना है कि इनमें से कौन सा एनिमल इंसान उस ज़माने के अंदर, जिस भी ज़माने के अंदर वो थे, वो डोमेस्टिकेट करा करते होंगे या फिर वो वाइल्ड एनिमल था। अब ये चीज़ पता कैसे लगेगी? तो इसके लिए काम आती है हमारी, जिसको हम बोल रहे हैं फॉनल एनालिसिस। और ये एनालिसिस आर्कियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से तो फुलफिल हो गई है कि उन्होंने खुदाई करके इसको निकाल दिया। हिस्टोरियंस का काम बाद में आता है। बीच में अब आएंगे यहाँ पर लेबोरेटरीज के अंदर काम करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कैसे? जानवरों की हड्डियां, जैसे हम इंसानों की हड्डियों की बात कर रहे थे, वो बहुत कुछ राज बयां करती हैं हमारे सामने। हम ये भी पता लगा सकते हैं फॉनल एनालिसिस के थ्रू, हमें ये इंफॉर्मेशन पता लगती है इससे कि एनिमल्स कौन कौन से डोमेस्टिकेट इंसान करते थे या उनको हंट करते थे, ठीक है। अब ये चीज़ आप कैसे पता लगा सकते हो? इस चीज़ को पता लगाने का एक तरीका ये होता है जो हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था। एक बार के लिए आप हड्डियों के टॉपिक को भूल जाओ, ठीक है, और आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में जो साइंटिस्ट का जो रोल है इसको भी भूल जाओ। यहाँ पर हमने जो 6 क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में जिस बॉक्स के बारे में हमने एक
टीथ की एनालिसिस करी थी, जिसमें हम बात कर रहे थे जानवरों के दांतों के बारे में, तो हमने कुछ 2 डायग्राम्स वहाँ पर देखे थे। एक बहुत ही खूंखार एक जंगली दांत था और एक जैसे नॉर्मल टीथ होते हैं वैसे टीथ थे। देखो क्या होता है, जब भी कोई जानवर जंगली होता है ना, तो जंगली वो इसलिए है क्योंकि उसकी जो पूरी की पूरी जो वेशभूषा होती है, एक तो वो गंदा मैला कुचैला सा होगा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की केयर टेकिंग हो रही है, इंसानों को पता है कि उनका लालच जुड़ा हुआ है कि उनको दूध दही वगैरह इसकी प्राप्ति होगी, दूध मिलेगा तो उससे वो फिर और भी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह उससे बना सकते हैं। जो भी है उसको हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त करना है, चाहे किल करके खाना है, तो इंसान उसकी देखभाल तो करेंगे, है ना। कि अगर उनको ये पता है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी तो आएगी, तो उस बकरे को पहले हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त करना पड़ेगा इंसानों को। अब ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके टीथ में एक चीज़ देखी जाती है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस पैदा कर सकते हैं कि हाउ कैन वी नो डैट अ पर्टिकुलर एनिमल वॉज डोमेस्टिकेटेड या फिर इट वॉज अ वाइल्ड एनिमल। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं, आगे चलकर जब उनकी जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ती है, तो उनका जो पूरा स्किन का जो टेक्सचर होता है, अगर पहले हम इसकी बात कर लें कि स्किन का जो उनका टेक्सचर होता है, एक तो वो हो जाता है सॉफ्ट, और डायरेक्टली अगर अपने पॉइंट को हिट करें, इफ़ वी हिट द बुल्स आई इन आवर एनालिसिस, तो हमें ये पता लगता है कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के जो टीथ हैं वो एक प्रॉपर शेप और साइज़ के होते हैं। ये हमने 6 क्लास में पढ़ रखी है ये वाली नॉलेज अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर, प्रॉपर शेप और साइज़ के होते हैं। वहीं पर हम जंगली जानवरों को जंगली इसलिए कह रहे हैं, ये हैं वाइल्ड एनिमल्स के टीथ जो कि खूंखार हैं। ये टेढ़े मेढ़े से हैं, नुकीले हैं, पैने हैं, गंदे हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से जानवर भी एक तरीके से जल्लाद की तरह दिखता है, और ये उसकी वेशभूषा, उसके दांतों का आकार, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। इनफैक्ट अगर कोई एनिमल डोमेस्टिकेटेड है, यहाँ पर भी डिफरेंसेस होते हैं विद इन द डोमेस्टिकेटेड कैटेगरी, कि चलो ठीक है उसका दांत वगैरह छोटा होगा, स्किन टेक्सचर सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन कभी कभार उनके जो लेग्स हैं ना, वो स्ट्रेट होंगे या बेंडेड होंगे। हमें ये एनालिसिस भी पता लग जाती है थ्रू फॉनल एनालिसिस स्टडीज या फॉनल एनालिसिस एक्सपेरिमेंट्स। कैसे? डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, गलियारे में आगे वरांडे वगैरह के अंदर वो बंद रखा है, सिर्फ दूध देने का उसका पर्पस है, तो उसके लेग स्ट्रेट है। लेकिन बेंडेड कब होंगे? है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल ही, लेकिन उसके लेग बेंडेड है, तो आप क्या कहोगे कुछ बीमारी के साथ वो पैदा हुआ है? हो सकता है, लेकिन फिर भी बेंडेड अगर लेग्स हैं, वो एक चीज़ के बारे में हमें और बताते हैं कि वो एनिमल 99.99% चांसेस हैं कि वो बीस्ट ऑफ बर्डन या फिर एज अ ड्रॉट एनिमल यूज़ करा जाता होगा इंसानों के द्वारा। उससे गधा मजदूरी करवाई जाती होगी, उसको प्लेस ए से प्लेस बी तक लेकर जाया जाता होगा, उसके कंधे पर सामान को ढोते हुए। तो चलते चलते गधा मजदूरी करते करते खेतों में यूज़ करते करते जब इंसान ने एग्रीकल्चर की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट करी, तो खेतों में खेत को जोतने के लिए जब इंसानों ने हल का इस्तेमाल करना स्टार्ट करा, ठीक है, ऑक्सिन वगैरह पर उसको बांध कर उसकी पीठ पर, तो अब इंसान है जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर वो भी बहुत ज़्यादा चले या फिर उनके जो लेग्स हैं वो ओवरबर्डनड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत जो हमें पड़ी थी वो आर्थराइटिस की आती ही आती है। सिमिलरली ऐसा एनिमल्स के अंदर भी देखा जा सकता है। वहाँ पर बीमारियों को हम जैसे घुटने के दर्द को उनको आर्थराइटिस नाम देकर अलग अलग बायोलॉजिकल नाम देते हैं, डिसीजेस के नाम देते हैं, लेकिन फिर भी ये इस अगर आपको नॉर्मल तरीके से समझना है, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उनके जो पैर हैं वो स्ट्रेट हैं या फिर उनके पैर बेंडेड हैं। तो विद इन डोमेस्टिकेटेड कैटेगरी ऑल्सो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो एनिमल्स जो हैं उनको उनके बॉडी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, उनका पशुपालन करा जा रहा है, या फिर उनका पशुपालन करा जा रहा है उनको गधा मजदूरी करवाने के लिए, उनसे मेहनत करवाने के लिए, उनकी पीठ पर सामान को ढोने के लिए, लादने के लिए, या फिर खेतों में उनसे खेत को जुतवाने के लिए। ठीक है, ये स्टडीज़ भी हमें पता लग जाती हैं अगर हम एनिमल्स के घुटनों की स्टडी करें जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोद कर निकाले होते हैं अलग अलग साइट से।
ठीक है, फिर वो किसी भी ज़माने के हों, चाहे फिर पेलियोलिथिक एज की बात कर लो, मीसोलिथिक एज की बात कर लो, चैल्कोलिथिक एज की बात कर लो, न्यूलिथिक एज की बात कर लो, हरप्पन सिविलाइजेशन की बात कर लो, पोस्ट हरप्पन सिविलाइजेशन की बात कर लो, वैदिक एज की बात कर लो। और वैदिक एज के बाद तो हमारे पास लिखावट में बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हमें इन्फ्रेंसेस वैसे भी पता लग जाती हैं। लेकिन बिफोर वैदिक एज या फिर ड्यूरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो, अब हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी लिखावट अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है कि हम हरप्पन स्क्रिप्ट को डी कोड नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने वो स्क्रिप्ट अवेलेबल है, लेकिन उस पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। वो राज हरप्पन्स के साथ ही इतिहास के पन्नों में लुप्त हो गया, खो गया वो। ठीक है, तो जॉइंट्स जो हैं एनिमल्स की, जो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए, खेत को जोतने के लिए, या फिर सामान को ढोने के लिए, और ढोने को आप क्या कहोगे यहाँ पर, ड्रॉट एनिमल्स को। मैंने आपको दूसरा नाम पहले ही बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। वैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर हमने इसको पढ़ा था, तमिलनाडु एंड एनसीईआरटी बोथ। ड्रॉट एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज बीस्ट ऑफ बर्डन्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर या ड्रॉट पर्पज से अगर वो एनिमल्स यूज़ करे जा रहे हैं, तो होता क्या है कि उनकी जो जॉइंट्स हैं, उनकी जो हड्डियाँ हैं, स्पेशली पैरों की जो हड्डियाँ हैं, दे गेट फ्यूज्ड। ठीक है, उनमें पेन भी स्टार्ट हो जाता है, और वो फ्यूज़ का मतलब है पैर उनके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और ऐसे कर कर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विद इन द डोमेस्टिकेटेड कैटेगरी ऑल्सो हाउ बोन्स ऑफ एनिमल्स आर डिफ्रेंशिएटेड, और हिस्टोरियंस फिर उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं कि हम एक कैसे स्टोरी इससे पूरी की पूरी बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर आप इसमें जब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो या फिर ड्रॉट एनिमल्स की बात कर रहे हो, तो वाई यू आर सेइंग दिस ओनली के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की कैटेगराइजेशन, वाई नॉट वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को आप एकदम से, आपने कोई गधा देखा, कोई घोड़ा देखा, कोई ऑक्सन देखा, ठीक है, या आपने म्यूल देखा, ठीक है, खच्चर जिसको कहते हैं, तो आप उसको एकदम से कैसे बांध कर ले आओगे और खेत को जुतवा लोगे, या फिर उससे गधा मजदूरी करवा लोगे, सामान को ढोकर वो आपके कहने पर, इशारे पर आपको चल देगा। वो सबसे पहले तो लात देगा आप में, है ना, 20 फीट दूर जाकर आप गिरोगे अगर आप उसको बेफालतू में छेड़ोगे। और वहीं पर अगर हम इसमें डेप्थ में जाएं इस एनालिसिस में कि डोमेस्टिक जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसको फिर इंसान ट्रेन कर रहा है, सिखा रहा है, रोटी दे रहा है, प्यार से उसके ऊपर हाथ अपना फेर रहा है, तो फिर वो वाइल्ड तो रहा ही नहीं, फिर वो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिकेटेड हो गया। डोमेस्टिकेटेड का मतलब हमेशा ये नहीं होता दोस्तों, इस वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको घर में लेकर ही आ रहे हो। गली के कुत्तों को भी आप डोमेस्टिकेटेड कुत्ते कह सकते हो अगर आप उनको रोज़ दूध रोटी दे रहे हो, उनसे उनको पुचकार रहे हो, उनकी पीठ पर हाथ फेर रहे हो। उसने आपको काटना बंद कर दिया और आपके ऐसे ऐसे करने पर अगर वो पूंछ हिला रहा है, तो वो डोमेस्टिकेटेड हो गया है फिर वो आपके लिए। ठीक है, तो ये जो फॉनल रिमेन्स हैं, इससे हमें बड़ी सारी इन्फ्लुएंसेस पता लगती हैं अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑल्सो। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया ऊपर, वो ये है इम्पॉर्टेंट कि ये जो फॉनल एनालिसिस है, इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि कौन कौन से एनिमल्स को हंट करा जाता था, डोमेस्टिकेट करा जाता था। हमें ये भी पता लग जाता है इससे कि एनिमल्स की एज क्या होती थी एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, कौन कौन से डिसीजेस उनके जॉइंट्स को या उनके शरीर को प्रभावित करते थे। एफेक्टेड का मतलब होता है यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है एफेक्टेड, यानी कि प्रभावित होना, अफेक्ट होना किसी चीज़ से, उसको अफेक्टेड कहते हैं। तो फॉनल रिमेन्स से हमें बड़ी सारी नॉलेज इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलता है अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट सच एज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड द सीजन ड्यूरिंग विच अ साइट वॉज ऑक्यूपाइड। ठीक है, हमें ये सब इन्फ्लुएंसेस, ये सब नॉलेज भी इससे देखने को मिलती है। अब कभी कभार जो बोन्स हैं दे रिवील कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटीज ऑल्सो। अब कम्युनिटीज मतलब कि इंसान जो हैं वो कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन पर रहकर अपने खाने की प्राप्ति को करते थे, खाने की प्राप्ति करते थे, फिर चाहे वो डोमेस्टिकेशन के थ्रू हो, हंटिंग के थ्रू हो, एग्रीकल्चर के थ्रू हो, कैसे भी हो। तो यानी कि कम्युनिटीज के बीच में आपस में कॉन्टैक्ट कैसा था, या फिर एक पर्टिकुलर ह्यूमन कम्युनिटी एक पर्टिकुलर साइट पर अगर उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं, कुछ कंकाल वगैरह हमें मिले हैं, तो वो जोग्राफिकल लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो इंसान वहीं पर क्यों रह रहे थे गांव बनाकर या अपने शेल्टर्स बनाकर। इस चीज़ को अगर हम डिकोड करें तो उसके लिए एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा यहाँ पर उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मछलियों की हड्डियों की स्टडी करो या फिर शेल्स की स्टडी करो जो आइडेंटिफाई हुए हमें वेरियस साइट से,
अब ये मछलियों की हड्डियों की स्टडी करना या शेल्स की स्टडी करना, ये कहाँ पर हो सकता है? आप किसी ग्रेवयार्ड्स में ह्यूमन बींग्स के साथ गड़े हुए, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की अगर हम बात कर रहे थे तो उनके साथ गड़े हुए, अगर आप ये देखो कि मछलियाँ गड़ी हुई हैं उनके साथ, उसकी हड्डियाँ मिली हमें या शेल्स गड़े हुए हैं, तो ये आए कहाँ से? ये तो समुद्री चीज़ें होती हैं। मछलियाँ कोई जंगलों में तो घूम नहीं रही हैं पैरों पर, है ना? ना ही हमें ये जो शेल्स हैं ये ऐसे घूमते हुए दिख रही हैं, ये तो समुद्री जीव जंतु हैं। तो ये हमें ये बताता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रियल जो स्टडी है वो अवेलेबल है हमारे सामने, कि जो एक पर्टिकुलर साइट है इनाम गाँव विच इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, दिस साइट इज़ अवेलेबल इन महाराष्ट्र, और ये एटलीस्ट 200 किलोमीटर दूर है साइड फ्रॉम सी, जो भी कोस्टल इलाका है। लेकिन हमें इससे ये एविडेंस पता लग जाता है इसको स्टडी करने से, इस पर्टिकुलर साइट को, कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे दे हैड कॉन्टैक्ट विद द कोस्टल कम्युनिटीज़। भले वो वहाँ पर इनाम गाँव के अंदर जो लोग हैं, अब इनाम गाँव तो है ही नहीं समुद्री एक जोग्राफिकल लोकेशन के आसपास, वहाँ कोई समुद्र नहीं है, समुद्र 200 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ठीक है, जो कोस्टल इलाका है वो 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर अगर मछलियों की हड्डियाँ मिली हैं, शेल्स के एविडेंसेस अगर हमें मिले हैं ह्यूमन बींग्स के साथ गड़े हुए उनकी ग्रेवयार्ड्स में, या फिर वैसे भी गड़े हुए मिले हैं, तो हमें ये शो करता है ये चीज़ कि 200 किलोमीटर दूर पर जब ये जो समुद्र यहाँ पर अवेलेबल था, जो पानी का स्रोत यहाँ पर अवेलेबल था, तो इनाम गाँव के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो कोस्टल कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते थे। वो इंटरेक्शन किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकती है, फिर चाहे वो ट्रेड के पर्पज़ से हो, या फिर फूड के पर्पज़ से हो, या सिंपली आप उस ज़माने के अंदर आप एक और चीज़ को यहाँ पर लाइमलाइट के अंदर लेकर आ सकते हो, लाइक बार्टर सिस्टम के पर्पज़ से हो, जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, या कोई भी ऐसी चीज़, मतलब मनी इन्वेंट होना, कोई भी ऐसी चीज़ जो मनी की फॉर्मेट के अंदर यूज़ नहीं करी जाती थी। क्योंकि आपको पता है हमने इकोनॉमिक्स की अपनी क्लासेस के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि दुनिया के अंदर अलग अलग फॉर्म के मनी पास्ट में रह चुके हैं। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी बीन्स भी, एस्टेक सिविलाइजेशन एक था, उसके अंदर कॉफ़ी बीन्स वर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ मनी। जब जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, फिर कॉफ़ी बीन्स सड़ जाते थे, गल जाते थे, फंगस लग जाती थी उनके अंदर, और इसका उत्पादन फिर लोग अपने घर घर में करने लगे, तो उसकी वैल्यू एज अ फॉर्म ऑफ मनी श्रिंक हो गई, डिक्लाइन हो गई। फिर उसके बाद दुनिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आगे चलकर जो हमें दूसरी फॉर्म ऑफ मनी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है काउरीज, जिसको हम कहते हैं कौड़ियाँ, जो आज के ज़माने में लक्ष्मी माँ या दुर्गा माँ या नौ दुर्गा की जब पूजा होती है, आराधना होती है, उस पूजा में यूज़ करी जाती हैं। और इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने आपको दिखाई थी, इनफैक्ट मेरे पास भी ये रखी हुई हैं कौड़ियाँ, काउरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में अपने हाथ पर इसको फोटो रखकर मैंने आपको दिखाया था ये वाली चीज़, है ना। तो दीज वर ऑल्सो यूज द फॉर्म ऑफ मनी। लेकिन जब लोगों को ये पता लगा ये तो समुद्र से बिल्कुल हज़ारों लाखों की तादाद में समुद्र की जो लहरें हैं इसको फेंक देती हैं, तो दिस ऑल्सो डिक्लाइंड एज अ फॉर्म ऑफ मनी। तो ये कुछ भी हो सकता है कि मतलब यहाँ पर जो इनका कॉन्टैक्ट है कोस्टल कम्युनिटीज़ के साथ वो किस पर्पज़ से है। और ये सारी जो कहानी है या ये सारी जो एनालिसिस है जो हिस्टोरियंस ड्रॉ करती हैं, सारे की सारी जो मैंने आपको बातें बताई है हिस्टोरियंस का पर्सपेक्टिव है, तो ये हमें फॉनल एनालिसिस के थ्रू पता लग जाता है बहुत बखूबी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मुझे बताओ कोई डाउट आया इस टॉपिक में आपको, कोई भी दिक्कत बोलो, क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।